प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लिया था। आज हम देखेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले मैंने 4.1 का बेसिक भी करवाया था, ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन 2। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको कुछ कंडीशंस दिए हैं, मतलब क्वेश्चन 2 के अंदर कुछ कंडीशंस दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। हमको क्या करना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में उसको बनाकर छोड़ देना है, मतलब आगे उसको हल नहीं करना है। फिर आगे की प्रश्नावलियों में वो भी हल करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल हमको क्या करना है, अगर हमको स्थितियाँ दी है, अगर हमको ऐसे सेंटेंस दिए हैं तो द्विघात समीकरण के रूप में बदलना सिर्फ इसमें सीखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार मतलब आयत के आकार का, जैसे इस तरह से ले सकते हैं, जिसकी लंबाई अधिक और चौड़ाई कम होगी, मतलब आमने सामने की भुजाएं समान होगी, चारों भुजाएं समान। प्रकार से कहना चाहिए कि एक जमीन है, एक तरह से भूखंड है, यानी जमीन का एक भाग है, भूखंड है। इसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई जो मीटर में दी है, चौड़ाई के, अब यह लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में ही दी है, तो क्या बोला आगे, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। मतलब जो लंबाई है, ये लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, मतलब जितनी चौड़ाई होगी उसके दुगुने से 1 अधिक है लंबाई। चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है लंबाई। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में ज्ञात नहीं करनी है, इसको जब आगे हल करते हैं तो ज्ञात हो जाती है। हमको तो सिर्फ क्या करना है, द्विघात समीकरणों को बनाना है। तो हमको क्या दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के मतलब जब तक हम चौड़ाई नहीं मानेंगे हम लंबाई को नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि लंबाई जो है ये चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, मतलब जितनी चौड़ाई होगी उसका दुगुना और 1 अधिक वो होगी लंबाई। तो पहले हम चौड़ाई को मानेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, मान लो आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ये हम मानेंगे x, और मीटर में बोला है तो ये x मीटर हो गया, ठीक है। तो चौड़ाई हो गई, इसीलिए आयताकार भूखंड की लंबाई, तो लंबाई कितनी है इसकी, प्रश्न में बोला था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई कितनी है, x है, दुगुना है ना, 2 गुना x, दुगुने से 1 अधिक, 1 अधिक मतलब प्लस, चौड़ाई के दुगुने से मतलब 2 गुना 1 अधिक, ये है लंबाई। इसको क्या लिखेंगे हम, 2 गुना 1 से हो जाएगा 2x प्लस 1, ये हो गई लंबाई। अब साथ में अपने को आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो हम लिखेंगे, दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया है 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, ये जो है ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई कितनी हमारे पास, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ये है मीटर, गुणा चौड़ाई कितनी है, x, ये भी है मीटर, बराबर 528 मीटर स्क्वायर।
हम x वालों को एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ है 2x + 1 और इंटू x। अब ये मीटर है और ये मीटर है, मीटर गुणा मीटर, ये होगा मीटर का वर्ग बराबर 528 मीटर का वर्ग, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x का गुणा करेंगे तो x का गुणा 2x में करेंगे तो ये होगा 2x² प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो ये x होगा बराबर 528। 528 का पक्षांतरण करेंगे तो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। तो इस तरह से क्या बना लिया हमने, द्विघात समीकरण। और क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमने क्या किया, जो स्थिति हमको क्वेश्चन में दी थी उसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर आगे हम अगले प्रश्नावलियों में क्या करेंगे, इनको हल भी करते जाएंगे। इनको हल करने की विधियाँ हमारे पास है, उसके द्वारा हल भी करेंगे। जैसे हमने बहुपद वाले अध्याय में गुणनखंड विधि पढ़ी थी, जिसमें मध्य पद को हम विभक्त करते थे, वो भी तरीका हम पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग विधि हम पढ़ेंगे। द्विघाती सूत्र है श्रीधराचार्य का सूत्र, वो भी विधि हमारे पास है। तो इन विधियों से जैसे आगे जाएंगे प्रश्नावली में, उसको भी आप हल करते जाएंगे। हाल फिलहाल क्या बोला था, सिर्फ हमको द्विघात समीकरण के रूप में उसको व्यक्त करना था। तो यहाँ चर x है, इसकी घात 2 है, तो ये कैसे समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के धनात्मक पूर्णांक बोला है। और क्रमागत का मतलब क्या है, 2 क्रमागत। क्रमागत का मतलब है अगर एक धनात्मक पूर्णांक 1 है तो अगला कौन सा होगा, क्रमागत, क्रम से बिल्कुल 2 होगा। अगर मैंने कहा एक क्रमागत पूर्णांक 17 है तो अगला कितना होगा, 18 होगा। क्रमागत का मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिया एक धनात्मक पूर्णांक 20 लिया तो अगला कितना होगा, 21। मतलब आप क्या करेंगे, 20 में 1 जोड़ेंगे तभी 21 होगा। तो क्रमागत का मतलब होता है जस्ट उसके बाद का, क्रमागत का मतलब होता है जस्ट उसके बाद का। और हमको धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मतलब जब आगे हल करेंगे तो ज्ञात भी होगा, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो पहला क्रमागत, पहला धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं x। तो अगला कितना होगा, देखो जैसे हमने कहा है कि 1 17 होगा तो अगला 18 हो रहा है। अगर हम x मानेंगे तो अगला कितना होगा, x + 1 ही होगा ना, ठीक है। आप x की जगह कुछ और भी मान सकते हो। तो हम मान लेते हैं, मान लो पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका रफ कार्य है। अगला मतलब क्रमागत वाला धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, क्रमागत अगला बिल्कुल जस्ट उसके बाद का 1 जोड़ देंगे, x + 1, ठीक है। इस तरह से पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x मान लिया, अगला हो गया x + 1। अब प्रश्न क्या बोलता है उसके अनुसार हम चलेंगे। प्रश्नानुसार ये बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो इनका गुणनफल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, बराबर 306 होगा। x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x होगा, बराबर 306। 306 का पक्षांतरण करेंगे तो ये होगा x² प्लस x। ये 306 प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा 306 और बराबर 0। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो हमको पूर्णांक भी ज्ञात हो जाएगा। x का मान ज्ञात होगा तो पहला पूर्णांक ज्ञात हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो x + 1, x का मान रखेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो अगला धनात्मक पूर्णांक ज्ञात होगा। लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में उसको निरूपित करना है। क्वेश्चन में बोला है ना ऐसा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में
मतलब उनकी जो आयु है वो वर्षों में है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, मतलब कुल मिला के यहाँ ज्ञात नहीं करनी है, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन कितना है, कितने वर्ष का है, वो पहले मालूम होना चाहिए। रोहन अगर मालूम हो गया कितने वर्ष का है, तो उसमें 26 हम जोड़ देंगे तो रोहन की माँ की उम्र हो जाएगी। लेकिन यहाँ हमको पता ही नहीं है कि रोहन कितने साल का है, तो हम रोहन की आयु को मान लेंगे x वर्ष। ठीक है, हम क्या मानेंगे, मान लो रोहन की आयु ये हम मान लेते हैं कितना, x वर्ष। अब प्रश्न में क्या बोला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो लिखेंगे रोहन की माँ की आयु। अब रोहन की आयु कितनी, x वर्ष है, और उसकी माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। बड़ी है मतलब प्लस 26 करेंगे, तो ये जो है ये हो गई रोहन की माँ की आयु। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ये तो रोहन की आयु हमने x मान ली और रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष हो गई। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब ये तो हो गई ये वर्तमान आयु, यहाँ लिखना चाहिए वर्तमान आयु। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा वर्तमान आयु। ये कौन सी आयु होगी, वर्तमान आयु। तो क्या बोला है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब अभी जितनी आयु है वर्तमान में उससे 3 वर्ष पश्चात की जो आयु होगी। जैसे मैंने कहा कि आप अभी 15 वर्ष के, तो अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, आफ्टर कितने साल के हो जाओगे, 18 के। 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 जोड़ना पड़ेगा, तो रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 है, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29 होगी। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसमें सबसे पहले हम 3 वर्ष पश्चात की बात करते हैं। 3 वर्ष पश्चात, तीन वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु अभी वर्तमान में रोहन की आयु कितनी, x है, 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी, x प्लस 3 वर्ष, तथा रोहन की माँ की आयु वर्तमान में रोहन की माँ की आयु है x प्लस 26, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 जोड़ेंगे, वो ये हो जाएगा वर्ष। इसको लिखेंगे x प्लस 26 और 3 29 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष पश्चात की जो उनकी आयु है, 3 वर्ष पश्चात की उनकी जो आयु है उनका गुणनफल। क्या बोला है, 3 वर्ष पश्चात उनकी जो आयु का गुणनफल है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 है और रोहन की माँ की आयु x प्लस 29 है। तो यह आयु कब की है, 3 वर्ष पश्चात की आयु है। तो इनका जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है, कौन सा गुणनफल है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु दोनों का जो गुणनफल है वो 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब 360 बराबर 3 वर्ष पश्चात का गुणनफल बोला है 360 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे
x का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए ना आप लोग। यहाँ पे उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब जो आयु का गुणनफल करना है वो 3 वर्ष पश्चात का करना है, 3 वर्ष पश्चात का। तो जब तक हम 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु नहीं निकालेंगे तब तक उनका गुणनफल कैसे कर पाएंगे। इसीलिए हमने रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात निकाली, रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात निकाली, और उनका गुणनफल कितना है प्रश्न में, 360 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, x का गुणा दोनों के साथ करेंगे, x और 29 के साथ, और प्लस 3 का गुणा भी पूरे कोष्टक में दोनों के साथ करेंगे। x का गुणा x में करेंगे तो x² प्लस 29 में करेंगे x का गुणा तो 29x प्लस 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x प्लस 3 का गुणा प्लस 29 में करेंगे तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस, और 29 का गुणा 3 में करते हैं। देखो यार रफली कर लेते हैं, 29 का गुणा 3 में, 3 9 27 के साथ हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 होगा बराबर 360। 360 का पक्षांतरण कर लेते हैं, x², x वालों को हम जोड़ लेते हैं, 29x प्लस वाला है और 3x भी प्लस वाला है, दोनों x वाले हैं और दोनों के चिन्ह प्लस है, तो दोनों जोड़ेंगे, 29 और 3 32x प्लस 87, और ये आएगा माइनस 360 बराबर 0। इसको हल करते हैं, x² प्लस 32x, अब 87 का चिन्ह प्लस है और 360 का माइनस है, असमान चिन्ह वाले घटते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 360 में से घटाएंगे हम कितना, 87, तो 0 में से 7 नहीं जाएगा, 0 का 10 करेंगे, 10 में से 7 गए 3, हासिल का 1, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 6 का 16 करेंगे, 16 में से 9 गए 7, हासिल का 1, 3 में से 1 गया तो कितना आएगा, 273। ठीक है, घटाया, अब 273 तो आ गया है, दोनों में से बड़ी संख्या 360 है तो उसका चिन्ह आएगा बराबर 0। तो इस तरह से ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक, फिर इसको आगे हल करेंगे तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला है ना, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी इस तरह से। अब एक क्वेश्चन और है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब 480 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी जो है समान चाल से तय करती है, चाल समान। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब जितनी चाल से रेलगाड़ी चल रही है, अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, मतलब चाल को कम करेंगे। अब आप सोचो, अगर आपकी चलने की स्पीड कम हो गई तो आपको समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब आपकी चाल कम होगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, अगर आपकी स्पीड कम हो जाएगी तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो यदि उसकी चाल, मतलब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह, मतलब रेलगाड़ी उसी दूरी को, मतलब इतनी दूरी को 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। मतलब जितनी चाल से रेलगाड़ी चल रही थी, अगर उसकी चाल उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर कम चले, तो वह उसी दूरी को, मतलब 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम इसको मान लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल को मान लो, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और हम फार्मूला जानते हैं, इसके पहले भी हम इस तरह का फार्मूला लिख चुके हैं। हमारे पास होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, इस तरह से फार्मूला होता है। अगर इसको हम समय के रूप में यूज करना चाहें तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और अगर हम इसको दूरी के रूप में उपयोग करना चाहें तो दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल या चाल गुणा समय। ठीक है, ये इस तरह से होता है।
तो हमने क्या किया, रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। ये हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली। अब रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है, तो रेलगाड़ी दूरी तय कर रही है 480 किलोमीटर। हम लिखेंगे दूरी बराबर 480 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी हमारे पास है, चाल हमारे पास है, हम निकाल लेते हैं समय। इसीलिए समय और समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, तो समय की जगह पर, इसकी जगह पर हम टी का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, समय की जगह हम टी का उपयोग करेंगे। समय बराबर क्या फार्मूला लगेगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फार्मूला लगेगा। चाल हमने कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमको कितनी तय करनी है रेलगाड़ी के द्वारा, या रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, 480 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया है। दूरी हमारे पास है, चाल हमारे पास है, हम समय निकाल लेंगे। समय को हम t ले लेते हैं, टाइम बराबर दूरी 480 और चाल x, इसको चाहे तो हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ये कब का समय आ गया, जब रेलगाड़ी समान चाल से चलती। लेकिन प्रश्न में आगे क्या बोला है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेते। तो हम चलते हैं प्रश्नानुसार। क्या बोल रहे हैं प्रश्नानुसार, इसकी चाल 8 किलोमीटर, तो वह उसी दूरी को, मतलब 480 किलोमीटर, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी उसी दूरी को, मतलब 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ये प्रश्न में लिखा है, हमने प्रश्न से ही लिखा है, इसमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से इतना सेंटेंस लिख लिया, प्रश्न से ही लिखा है। तो चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो नई चाल कितनी हो जाएगी, इसीलिए नई चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम। तो रेलगाड़ी की चाल हमने कितनी मानी है, x मानी है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम मतलब -8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी उतनी ही है, उतनी ही दूरी या उसी दूरी को तय करना है, 480 किलोमीटर। और समय कितना लगता है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो समय बराबर फिर से वही फार्मूला लगेगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल। अब समय 3 घंटे अधिक लेती है, हमने समय को t लिया था, समय को हमने t लिया था, और 3 घंटे अधिक समय लेती है तो +3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने समय को t लिया था। अब समय जब आपने t लिया और 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो समय कितना हो जाएगा, t + 3 बराबर दूरी कितनी है, 480 बटे चाल कितनी है, x - 8। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो t का मान है, ये t का मान समीकरण 1 से अब यहाँ पे रख देते हैं। समीकरण 1 से t का मान रखने पर यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ समय हमने t लिया था और प्रश्न में बोला है कि जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो उसी दूरी को, यानी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है रेलगाड़ी। तो अधिक लेती है मतलब 3 घंटे बढ़ा दी अधिक। ठीक है, अब दूरी उतनी ही है, चाल कम हो गई, x - 8।
अब टी का मान रखेंगे, टी का मान कितना है 480 बटे x है, यहाँ रख देते हैं टी का मान 480 बटे x प्लस 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8। अब हम 3 को यही रहने देते हैं, इसको इस साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ है 480 बटे x माइनस 8, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 480 बटे x, ऐसे ही होगा 3। अब दोनों में से 480 कॉमन है, यहाँ पर भी 480, यहाँ पर भी 480, दोनों में से 480 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचा बटे x माइनस 8 माइनस यहाँ पर भी 1 बचेगा बटे x। चाहो तो बड़ा कोष्टक लगा लो और इसको कोष्टक में रख देते। क्या किया हमने, दोनों जगह से 480 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1, बाकी सब ऐसे ही है। इसको आगे हल करते हैं 3। अब 480 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, कर सकते हैं सर। यहाँ लिखेंगे 480, गुणा में है तो बटे में लेके जा सकते हैं, बराबर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, गुणा कर लेते हैं दोनों का, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। x माइनस 8 का गुणा x में कर लेते हैं, x माइनस 8 गुणा x, ठीक है, ये हो गया एलसीएम। दोनों का गुणा कर लिया आपने, वही आपका एलसीएम हो गया। अब इसका तिर्यक गुणा इसके साथ कर लेते हैं, x का गुणा 1 में करेंगे तो x माइनस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा, x माइनस 8, ठीक है। या फिर इन दोनों का गुणा आपने नीचे लिख दिया, इसका भाग अगर इसमें देंगे तो इससे ये कट जाएगा, x बचेगा, x का गुणा ऊपर करेंगे तो x आएगा, फिर माइनस x का भाग इसमें देंगे दोनों में, तो x से x से कैंसिल होगा, x माइनस 8 बचेगा, और x माइनस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो x माइनस 8 ही आएगा। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमने सिंपली क्या समझ लिया, इन दोनों का गुणा कर लिया, यहाँ नीचे लिखा, इसका तिर्यक गुणा इसके साथ, इसका तिर्यक गुणा इसके साथ, भाग काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18 और 0, तो ये होगा 1 बटे 160 बराबर, इसको हल करते x, ये माइनस का चिन्ह है, अंदर के चिन्हों को बदल देगा, तो यहाँ आएगा माइनस x, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस 8, और बटे इन दोनों का गुणा कर लेते, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस x का गुणा 8 में करेंगे तो 8x। अब x माइनस में x प्लस में है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं। अब इस साइड कर लेते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, 1 बटे 160, 1 बटे 160 बराबर 8 बटे x स्क्वायर माइनस 8x। तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करने पर इसका तिर्यक गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर, यहाँ पे 8 है ना, 160 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ आएगा 160 गुणा 8, तिर्यक गुणा कर लिए, आगे बढ़ाते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 8 6 48 के 8, हासिल के 4, 8 एकम 8 और 4 12, इसका पक्षांतरण करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 के चारों क्वेश्चन यहाँ पे होते कंप्लीट। फिर हम जो उदाहरण 1 बचा है उसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।